नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण की योजना के बारे में जानेंगे और यह इस सभ्यता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता वहाँ की नगर निर्माण योजना है। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि नगरों के निर्माण में एक रूपता देखने को मिलती है। एक ही प्रकार की नगर योजना जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल में देखने को मिलती है। कुछ असमानताएं भी हैं, यद्यपि ये नगर एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। प्रत्येक नगर नदी के किनारे या उसके नज़दीक बसा हुआ था। प्रत्येक स्थान से पकाई गई ईंटों के भवन प्रकाश में आए हैं। पकाई गई ईंटों का व्यवहार जितने बड़े पैमाने पर सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है, वह सुमेर या मिस्र में देखने को नहीं मिलता है। नगरों में सड़कों एवं नालियों का उचित प्रबंध रहता था तथा भवन जो है एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। नगर निर्माण योजना को देखने से वहाँ की विकसित नगर पालिका के प्रशासन के स्वरूप का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। दो स्तरीय नगर। सिंधु सभ्यता में दो स्तरीय नगरों के निर्माण का प्रमाण मिलता है, दुर्ग या गढ़ी और निचला शहर। दुर्ग में शासक का निवास स्थान तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन बने हुए थे। निचले शहर में आवासीय भवन थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुतकोटदा आदि जगहों में गढ़ी तथा निचला शहर देखने को मिलता है। दोनों नगरों के बीच आवागमन नियंत्रित रहता था। उदाहरण स्वरूप कालीबंगा में दोनों नगरों के बीच आने जाने के सिर्फ दो ही मार्ग मिले हैं। मोहनजोदड़ो में दोनों नगरों के बीच एक नहर थी जिसे पार कर ही दुर्ग में प्रवेश किया जा सकता था। गढ़ियाँ ऊंचे चबूतरों पर बनाई जाती थी। इनकी बाढ़ एवं बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए प्रबंध किए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में गढ़ी की दीवारों पर बुर्ज बने मिले हैं जिनमें दुर्गों के रक्षक रहते थे। गढ़ी के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रबंध किया गया था। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में निचले शहर की भी घेराबंदी की गई थी। सड़कों का प्रबंध। नगर बनाते समय आवागमन की सुविधा के लिए सड़कों की समुचित व्यवस्था की गई थी। संपूर्ण नगर में नगरों एवं नालियों का जाल सा बिछा हुआ था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी उप सड़कों एवं गलियों से जुड़ी हुई थी। ये सड़कें पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी। परिणाम स्वरूप संपूर्ण नगर अनेक वर्गाकार आयतों या खंडों में विभक्त नजर आता था। मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख मार्ग 9.14 मीटर चौड़ा था। गलियां भी 3 मीटर चौड़ी थी। सड़कें कच्ची किंतु मजबूत थी। सड़कों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कों के किनारे गड्ढे बने हुए थे जिनमें कूड़ा फेंक दिया जाता था। इसी प्रकार पानी का जमाव रोकने के लिए सड़कें किनारों से ढलुआ बनाई जाती थी जिससे सड़कों पर पानी का जमाव न हो सके। जल एवं नालियों का प्रबंध। सिंधु सभ्यता वालों ने नगरों में पीने के पानी की व्यवस्था तो की ही थी, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि बेकार पानी जमा होकर नगर में गंदगी नहीं फैलाए। पीने के लिए पानी का प्रबंध कुओं से होता था। लगभग प्रत्येक बड़े घर में कुएं की व्यवस्था की गई थी। कुछ सार्वजनिक कुएं गलियों में भी बने हुए थे। पानी की निकासी के लिए नालियों की अच्छी व्यवस्था की गई थी। प्राय प्रत्येक सड़क और गली के किनारे वर्षा एवं घर का बेकार पानी निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियां बनाई गई थी। प्रत्येक घर की नाली इन प्रमुख नालियों में
आकर गिरती थी। अधिकतर नालियां ढकी हुई थी। नालियों की सफाई करने के लिए बीच बीच में गड्ढे भी बनाए गए थे, जिनके ढक्कनों को हटाकर गंदगी साफ की जा सकती थी। प्राचीन कनौसस यूनान और मिस्र की तरह यहाँ के कुछ भवनों की ऊपरी मंजिलों से पानी नीचे लाने के लिए पकाई गई मिट्टी की पाइप नुमा नालियाँ बनाई गई थी। सनहुद्रों के भवनों में भी ऐसी नालियाँ देखी गई है। इसी प्रकार कालीबंगा में लकड़ी के खोखले तनों का प्रयोग नाली के रूप में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने स्वच्छता के लिए नालियों के प्रबंध पर जितना अधिक ध्यान दिया, उतना प्राचीन काल में अन्य किसी सभ्यता ने नहीं दिया। यह सिंधु सभ्यता की एक विशिष्ट उपलब्धि मानी जा सकती है। ठीक है। भवन निर्माण योजना। सिंधु सभ्यता के नगरों के उत्खननों से भवनों की निर्माण योजना भी स्पष्ट हो जाती है। इन नगरों के भवन योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था, जिसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। प्रत्येक भवन में रसोई घर, शौचालय एवं स्नानागार का प्रबंध रहता था। घरों में कुओं एवं नालियों की भी व्यवस्था की गई थी। मकानों में दरवाजे भी बनाए जाते थे, परंतु संभवतः खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। खिड़कियां संभवतः सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बनाई जाती थी। खिड़कियों के स्थान पर ऊंचाई पर झरोखे बनाए जाते थे, जिनसे हवा और रोशनी आती थी। दरवाजे लकड़ी के बने होते थे। मकानों में लकड़ी के स्तंभों का भी प्रयोग होता था। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रबंध भी रहता था। 3 मंजिले मकान पर जाने का प्रमाण उत्खनन में ऐसे मिलता है। मकान की छतों को लकड़ी, ईंट या मिट्टी से पाट दिया जाता था। मंजिल के अनुसार मकान के नींव की मजबूती भी बदलती थी। 2 या 3 मंजिल वाले मकानों की नींवें 1 मंजिला मकानों से ज़्यादा मजबूत होती थी। भवनों में जुराई के लिए साबुत और पक्की ईंटों का व्यवहार किया जाता था। फर्श को मिट्टी से कूटकर या पक्की ईंटों से पाट कर मजबूत बना दिया जाता था। कुछ स्थानों पर कच्ची ईंटों का व्यवहार भी भवनों के निर्माण में होता था। मकानों की दीवार पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर उन्हें चिकना बना दिया जाता था। भवनों के निर्माण में अलंकरण से ज़्यादा महत्व उपयोगिता को दिया जाता था। भवनों के विभिन्न आकार प्रकाश में आए हैं। बहुमंजिले, अनेक कमरों वाले बड़े मकान धनी वर्ग के लोगों के लिए बने थे, तथा 1 मंजिले कम कमरे वाले छोटे मकान अपेक्षाकृत कम धनी लोगों के निवास स्थान थे। इसके अतिरिक्त मजदूरों या गुलामों के निवास स्थान, कुछ सार्वजनिक भवन, संदिग्ध धार्मिक भवन तथा अन्नागार उत्खननों से प्रकाश में आए हैं। ऐसे भवनों में निम्नलिखित प्रमुख हैं, जिसमें है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के भीतर एक विशाल जलकुंड का अस्तित्व प्रकाश में आया है। इसकी लंबाई करीब 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर थी। इस जलकुंड के अंदर प्रवेश करने के लिए दक्षिणी और उत्तरी सिरों पर ईंटों की सीढ़ियां बनाई गई थी। फर्श के निर्माण में विशेष सावधानी बरती गई थी। यह पक्की ईंटों का बना हुआ था। इस कुंड में जल एक कुएं से आता था, जो एक कमरे में था। गंदे पानी के निकास के लिए नालियों की भी व्यवस्था थी। जल कुंड के चारों तरफ बरामदे बने हुए थे एवं उनके पीछे कमरे संभवतः 2 मंजिले होते थे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली है। मैके महोदय का विचार था कि इन कमरों में पुरोहित रहते थे। इस जलाशय का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। कुछ विद्वानों ने इसे जल क्रीड़ागार यानी कि स्विमिंग पूल भी माना है, परंतु यह मत बहुत अधिक तार्किक प्रतीत नहीं होता है। अन्नागार। सिंधु सभ्यता में अन्नागार का विशिष्ट महत्व है। जहां मेसोपोटामिया में अतिरिक्त
उत्पादन या कर के रूप में वसूला जाने वाला अनाज मंदिरों में सुरक्षित रखा जाता था। वहाँ सिंधु सभ्यता में इसको एकत्र करने के लिए अन्नागार बनवाए गए थे। ऐसे अनेक अन्नागार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, लोथल, कालीबंगा इत्यादि स्थलों की खुदाइयों से प्रकाश में आए हैं। अन्नागार भी दुर्ग के ही बने हुए होते थे। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो का अन्नागार करीब 45.72 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था। इसका मुख्य प्रवेश द्वार नदी की तरफ था, जिससे अनाज को लेकर रखने में सुविधा होगी। हड़प्पा में छः की संख्या वाले ईंटों के चबूतरे भी अन्नागारों के ही अवशेष हैं। यहाँ गोदामों के पास खुले फर्श पर 2 कतारों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे भी बने मिले हैं, जिनका उपयोग फसलों की दमनी यानी थ्रेसिंग के लिए किया जाता था। सार्वजनिक भवन। उत्खननों के दौरान कुछ सार्वजनिक भवनों के अवशेष भी मिले हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो का विशाल भवन है, जो मूलतः 20 खंभों पर टिका हुआ था। यह संभवतः सभागार या मुख्य बाजार था। राजमहल सदृश एक भवन भी मोहनजोदड़ो में बना हुआ था। इसके अतिरिक्त सड़कों के किनारे भोजनालय या दुकानों की कतारें भी मोहनजोदड़ो में मिली हैं। मजदूरों या गुलामों के मकान। मजदूरों या गुलामों के मकान धनिकों की अपेक्षा छोटे थे। हड़प्पा में दुर्ग की दीवारों के निकट 2 पंक्तियों में 15 छोटे छोटे 2 कमरे वाले मकानों की श्रृंखला पाई गई है। इनके समीप ही भट्टियां भी मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें धातु का काम करने वाले श्रमिक रहते होंगे। मोहनजोदड़ो में भी बैरक नुमा 2 पंक्तियों में 16 मकान हैं, जिसमें एक बड़ा और दूसरा छोटा कमरा बना हुआ है। इसमें भी श्रमिक रहते थे। इस मोहल्ले के लिए पानी की व्यवस्था अलग से सार्वजनिक कुएं से भी की गई थी। चान्होदरो में भी मजदूरों की बस्ती या कारखाने के प्रमाण मिलते हैं। अब है गोदीबारा मीन्स डॉकयार्ड, या इसी को बंदरगाह बोलते हैं। लोथल के उत्खनन से एक बहुत ही विशाल जलकुंड का अस्तित्व प्रकाश में आया है। यह करीब 218 मीटर लंबा, 37 मीटर चौड़ा और 3-3 मीटर गहरा था। यह पक्की ईंटों का बना हुआ था। इसकी उत्तरी दीवार में काफ़ी चौड़ा प्रवेश द्वार था, जो एक विशाल नाले या नहर के द्वारा भोगवा नदी से संयुक्त था। श्री S.R. राव इसे गोदीबारा मानते हैं, जहां व्यापारिक जहाज आते जाते थे। यह मत सर्वमान्य नहीं है। अनेक विद्वानों की ऐसी धारणा है कि यह गोदीबारा न होकर जलकुंड था, जिसका पानी पीने के लिए या फिर सिंचाई के लिए व्यवहार में आता था। उपर्युक्त विवेचन से सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना की स्पष्ट जानकारी मिलती है। नगर एवं भवन निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। नगरों में सड़कों, गलियों, नालियों, सार्वजनिक भवनों की व्यवस्था की गई थी। इसके निर्माण में सुविधा एवं उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया गया था। सुमेर में जहाँ नागरिक सभ्यता का शुभारंभ हुआ, वहाँ भी इतनी उत्कृष्ट नगर योजना देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में जुड़े हुए नगर निर्माण योजना से संदर्भित जो आपका प्रश्न का हल किया है। मुझे उम्मीद है इसे सुनकर आपको काफ़ी लाभ पहुँचेगा। धन्यवाद।